हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। तो मैंने पहला यूनिट 2 का पहला पार्ट बना दिया था जिसमें कि साहित्य इतिहास दर्शन की बात की थी। ये दूसरा पार्ट है। देखते हैं इतिहास की लेखन पद्धति। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उनके प्रवर्तियों तथा और मतलब उनके पूर्ववर्तियों तथा उनके बाद आने वाले जो पद्धति अपनाए गए हैं, जो शुक्ल जी से पहले उनके बाद उनका कौन कौन से पद्धति का प्रयोग किया है, ये यहाँ पे बताया गया है। मुख्यतः जो होती है वो 4 पद्धतियाँ होती है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएंगी वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति क्या है इसको देखते हैं। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में किया जाता है, जैसे कि नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि, यानी कि यहाँ पे जो ये न है, यहाँ पे जो ह है, यहाँ पे जो क है, तो यानी कि न ह क, मतलब कि इनका जो लिखने की पद्धति है ये नाम के पहले वर्ण के अनुसार होती है। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी सभी कवियों को एक साथ मिला दिया जाता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम हो को ले रहे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर हो वाला अगर कोई और आ रहा है तो फिर उसको वहीं पे रख दिया जाएगा। तो फिर इस प्रकार ये गलत हो जाते हैं, यानी कि वर्ण के आधार पर। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि इसमें इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि मतलब कहा गया कि क से कबीर को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि कबीर हमारे भक्ति काल के आ गए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे केशव को भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वैसे केशव भी आते हैं भक्ति काल में, लेकिन मतलब आते तो हैं भक्ति काल में ही, लेकिन ये मान लीजिए कि ये रीति काल के हैं। ठीक है, वैसे केशव भी आते हैं, उसमें मेरा समझाने का एग्जाम्पल्स मतलब है बस कि मान लीजिए कि इसके और इस मतलब कि कबीर के और केशव में तो अंतर है ना, लेकिन अगर इन दोनों के बारे में लिखा जाता है तो दोनों को इक्वल में रख दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो गार्शा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का मतलब इनका प्रयोग किया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। दूसरे अगर देखें तो कालक्रम अनुसार पद्धति, यानी कि कालक्रम के आधार पर, तो इसमें क्या किया गया, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है, यानी कि रचनाकार के जन्म क्रम से होता है। यानी कि जन्म, जैसे कि मतलब जिस रचनाकार का जब जन्म हुआ, मतलब जन्म के आधार पर उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया है कालानुक्रम पद्धति। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, हालांकि ग्रियर्सन ने इस विधेयवादी पद्धति के भी कुछ आरंभिक सूत्र मिलते हैं। यानी कि ग्रियर्सन जी तो इसमें आते हैं, किसमें, कालानुक्रम में आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो आरंभिक सूत्र में भी कहीं कहीं विधेयवादी पद्धति भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तीसरे नंबर पर, तो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इसमें तथ्यों का पूर्णतः संकलन, तथ्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। अतः वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इतिहास लेखन मात्र तथ्यों की ही नहीं बल्कि
व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करती है। इसमें क्या दे रहा था, पूर्णतः तथ्यों का संकलन दे रहा था। तो इतिहास तो सिर्फ इतिहास नहीं, साहित्य तो सिर्फ तथ्य को ही तो नहीं मानता है ना, तो उसमें व्याख्या विश्लेषण को भी मानता है, तो इसीलिए ये भी असंगत बता दिया गया। अगर हम चौथे नंबर पे देखें, ये विधेयवादी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसको विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में इतिहास लिखने की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और किया भी है। हालांकि नलिन विलोचन शर्मा ने विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी को नहीं मानकर ग्रियर्सन जी को माना है। यानी कि हालांकि ये नलिन विलोचन शर्मा जी जो हैं, इन्होंने शुक्ल जी को नहीं माना है, तो ये भी एक फैक्ट है, आ सकते हैं क्वेश्चंस। इस पद्धति को व्यापक स्पष्ट विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा इतिहास की विकास प्रक्रिया बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि इसमें सब कुछ स्पष्ट रहता है इस पद्धति में। शुक्ल जी ने इस पद्धति में युग और परिस्थितियों के मूल्यांकन के साथ साथ उनकी प्रवृत्तियों को भी लिया है इस पद्धति में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमारे आ गए 4 पद्धतियाँ, जिसमें मैंने देखा यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति एक हो गया हमारे नंबर 2। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा काल क्रम के आधार पर जो पद्धति होती है वो देखा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में मैंने वैज्ञानिक पद्धति को देखा। ठीक है, और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे पद्धति में हमने विधेयवादी पद्धति, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसने लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे किया था वर्णानुक्रम पद्धति, तो आप लोग को ये भी सुन के भी लग रहा है कि कोई भी नाम, मतलब जिनका भी नाम है उनके जो वर्ण के आधार पर, यानी कि क ख ग ये वाला, ठीक है, इनके आधार पर अगर हम यहाँ पे देखें तो कालक्रम अनुसार से, तो यानी कि जन्म जिनका मतलब जब हुआ 1560 1600, मतलब जब भी हुआ वो मतलब जन्म के आधार पर उनका क्रम लगा दिया गया। तो पहला वाला भी हमारा सर्वश्रेष्ठ नहीं था और दूसरा वाला भी हमारा सर्वश्रेष्ठ नहीं था। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, वैज्ञानिक में तथ्य संकलन किया है, लेकिन साहित्य हमारा सिर्फ तथ्य को ही तो नहीं मानता है, तो इसीलिए यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति की बात की थी। तो जो ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें तथ्यों का ही पूर्ण रूप से संकलन कर दिया गया, मतलब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया गया था, उनका व्याख्या विश्लेषण नहीं किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये मतलब सही नहीं माना गया। विधेयवादी की बात करें तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी शुरुआत को माना जाता है। और इस पद्धति की खासियत क्या थी, इस पद्धति में व्यापक स्पष्ट विकसित पद्धति थी। इसमें कि मतलब कि हर कुछ को लिया गया था, प्रवृत्तियों को लिया गया था, परिस्थितियों को लिया गया था, सब कुछ इसमें इसके अंतर्गत लिया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने इनको माना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है और हम आगे वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। और अगला हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा। हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।